टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 एंगुलर काइनेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। ह्यूमन मूवमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है काइनेमैटिक कंपोनेंट। काइनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो है वो मोमेंटम वगैरह को। और काइनेमैटिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी मोशन है उसकी जो है वो स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है और मतलब कितनी जो है वो डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब कुछ मोशन की स्टडी करते हैं। एंगुलर काइनेमेटिक्स हम पहले कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एंगुलर काइनेटिक्स को कि कौन सी फोर्सेस हैं जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं उस मोशन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेडिंग रेजिस्टेंस ऑफ एंगुलर एसेलरेशन। यहाँ पे हम इस चैप्टर में कॉमनली वर्ड यूज़ करेंगे एंगुलर एसेलरेशन का, जिसका सिंपल जो है वो मीनिंग ये है कि मोशन, एंगुलर मोशन कहेंगे इसको, एंगुलर एसेलरेशन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह जो है वो लीनियर मोशन में हम कहते हैं इनर्शिया, तो इसी तरह जब एंगुलर मोशन होती है तो इनर्शिया का नाम चेंज हो जाता है और हम उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया को मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं कार में और सडनली कोई जर्क आए, कोई जो है मतलब कि ब्रेक्स अप्लाई हो, तो हमारी बॉडी एकदम झटके से रुकती है। तो वो जो झटका होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यू रखना चाहती है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, वो रुक के रेस्ट में नहीं आना चाहती। तो इनर्शिया बेसिकली यही है। इनर्शिया क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन मोशन को, यानी वो हमारी जो मोशन है उसको कंटिन्यू रखना चाहता है, वो उसको चेंज नहीं होने देता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम एंगुलर पे अप्लाई करें तो ये है, इट इज़ द बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एसेलरेशन। एंगुलर एसेलरेशन अभी हमने पढ़ा कि क्या था एंगुलर एसेलरेशन, चेंज इन मोशन। तो एंगुलर एसेलरेशन का मतलब है चेंज इन मोशन। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऐसी टेंडेंसी है बॉडी की जो कि रेजिस्ट करती है चेंज इन मोशन को, यानी वो बॉडी की मोशन को चेंज नहीं होने देती। वो चाहती है कि बॉडी की मोशन जो है वो कंटिन्यू रहे, इसलिए वो रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को। तो ये हमने एंगुलर की बात कर ली कि मतलब लीनियर में तो ये होता है कि वो रेजिस्ट करती है हमारी लीनियर मोशन को, जबकि एंगुलर में ये होता है कि जो एंगुलर एसेलरेशन है, एंगुलर चेंज इन मोशन है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट है। इसका फार्मूला होता है I=mr²। यहाँ पे I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m जो है वो मास है और r² जो है वो हमारा डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास, यानी मास का डिस्टेंस एक्सिस तक, उसको हम कहेंगे r²। यहाँ पे इसका कोई इनर्शिया का खुद से कोई यूनिट नहीं होता, बल्कि हम इसका जो है ना यूनिट उसी से निकाल लेते हैं। जैसे मास का किलोग्राम है तो किलोग्राम और आर रेडियस का मीटर है, तो वो पुट करके हम जो है वो इनर्शिया का यूनिट निकाल लेते हैं, जो कि है kg मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो कि इनर्शिया को डिपेंड करते हैं, इनर्शिया को चेंज करते हैं। पहला तो है मास, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, वो जब जा रहा है एकदम ब्रेक्स लगे तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी उसमें झटका ज़्यादा आएगा बनिस्बत ये कि कोई साइकिल है उसमें झटका लगे और वो रुके। तो क्योंकि साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, जबकि ट्रक का मास ज़्यादा था तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रेडियस। यहाँ पे रेडियस जो है वो मास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनर्शिया को चेंज करता है, क्योंकि इसका रेडियस का स्क्वायर लिया हुआ है हमने। यहाँ रेडियस का स्क्वायर इनर्शिया को मतलब ज़्यादा अफेक्ट करता है बनिस्बत मास में। तो रेडियस का इस तरह से ताल्लुक़ है इनर्शिया का कि मतलब अगर बॉडी का जो एक्सिस है उससे मास की डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा दूर होगी, जितना ज़्यादा रेडियस ज़्यादा होगा बॉडी का, उतना ज़्यादा इनर्शिया अप्लाई होगा, और वो भी स्क्वायर ऑफ रेडियस जो है वो इनर्शिया इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा बॉडी का रेडियस होगा, जितना ज़्यादा दूर होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, उतना ज़्यादा इनर्शिया लगेगा। इन दो फैक्टर्स को मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो बेसबॉल का बैट है, उसमें जो है यहाँ पे ये ग्रिप वाला एंड है जहाँ से ग्रिप करते हैं, और ये जो है वो बैरल एंड है जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। ये जो बैरल एंड होता है ये ज़्यादा हैवी होता है, यहाँ पे मास ज़्यादा होता है बनिस्बत ग्रिप एंड पे जहाँ से हमने ग्रिप करना है। तो ये जो हम ग्रिप कर रहे हैं जहाँ से, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। यहाँ से हमने ग्रिप किया, यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और यहाँ पे जहाँ पे इसका मास है इसको हम कहेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आर था ये हमने डिस्कस किया था
ऊपर भी कि ये जो आर है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि एक्सिस से मास का कितना दूर है डिस्टेंस, उसे हम कहेंगे आर। तो यहाँ पे देखिए आर ज़्यादा है, जबकि जो यहाँ पे नीचे एम है ये करीब आ गया है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो मास था उसका करीब आ गया है, यानी ये यहाँ से ज़्यादा हैवी है बनिस्बत यहाँ से, उसके दूसरे एंड से। तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो इसका आर रेडियस ज़्यादा है, जबकि जो सेकंड वाला है उसका रेडियस कम है, क्योंकि मास जो है वो करीब आ गया। यहाँ पे हमने एक्सिस को चेंज नहीं किया, यहाँ हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया है। तो वो वाला बैट जिसमें आर ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इनर्शिया क्या है, किसी भी मोशन को स्टार्ट करने में या रोकने में फोर्स जो लग रही है, तो इसको रोटेट करने में हमें ज़्यादा इनर्शिया लगेगा, यानी ज़्यादा फोर्स लगेगी, इस बैट को मूव करना मुश्किल होगा। जबकि ये वाला बैट ईज़िली मूव करेगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया कम है। इसमें जो आर है, डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें आर क्या है, कम है। तो क्योंकि आर का डिस्टेंस कम है तो इनर्शिया कम लगेगा, आर कम है तो इनर्शिया कम लगेगा, और अगर इनर्शिया कम लगेगा तो किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए या एंड करने में इनर्शिया क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो इसको जो है वो हमें स्टार्ट करने में, यूज़ करने में जो है वो ईज़िली ये मूव हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा आराम से। तो दोनों फैक्टर्स हैं जो कि इनर्शिया को मतलब चेंज करते हैं। एक मास, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई हैवी बैट लिया जिसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो उसको यूज़ करने में हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, वो हार्ड होगा। जबकि कोई ऐसा बैट है जिसका मास कम है तो उसको ईजी होगा हमें यूज़ करना, क्योंकि उसमें इनर्शिया कम होगा। और रेडियस का वही ताल्लुक है कि अगर रेडियस ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा लगेगा, मुश्किल होगा हमें इस्तेमाल करने में, और अगर रेडियस कम है, इनर्शिया कम लगेगा, तो हमें उसको यूज़ करने में इजी होगा। तो यहाँ पे हमने एक्सिस चेंज नहीं किया, बल्कि हमने किसको चेंज किया, मास डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हमने दो फैक्टर्स को स्टडी कर लिया कि अगर हम जो है वो मास को कम ज़्यादा करते हैं तो इनर्शिया पे क्या असर पड़ता है, और अगर हम रेडियस को कम ज़्यादा करते हैं तो क्या असर पड़ता है। अब हम तीसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें हमने पहले डिस्कस किया मास को कम ज़्यादा करने से इनर्शिया कम ज़्यादा होगा, रेडियस को कम ज़्यादा करने से इनर्शिया कम ज़्यादा होगा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ से हमने बैट को ग्रिप किया हुआ है, उसी को चेंज कर दें। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे करते हैं कि वो जो है वो इनर्शिया को कम करने के लिए एक्सिस चेंज कर देते हैं। वो बैट को जो है वो बनिस्बत ये कि ग्रिप साइड से पकड़ने की, वो करीब मतलब उससे मास से करीब पकड़ लेते हैं, ताकि आर जो है वो कम हो जाए और इनर्शिया कम लगे, और उनको इस्तेमाल करने में बैट कम जो है वो मुश्किल हो, यानी वो आसानी से इसको जो है वो यूज़ कर लें। तो क्योंकि पहले एक्सिस यहाँ था और मास यहाँ था, तो आर जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा था। अब जब उन्होंने एक्सिस चेंज कर लिया तो अब मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, तो अब वो इजीली इस्तेमाल करेंगे इस बैट को। इस मेथड को कहते हैं चोकिंग अप, कि इससे क्या होता है, इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली बैट जो है वो यूज़ करने में आसानी होती है। तो हमने इसके फैक्टर्स पढ़ लिए जिस पे वो डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो है वो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी आर स्केयर जो है वो स्केयर लिया हुआ है हमने आर का, इसलिए ये इनर्शिया को ज़्यादा अफेक्ट करेगा बनिस्बत मास से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल स्प्रिंटिंग की। स्प्रिंटिंग सिंपल होता है कि ऐसी जो है वो रनिंग को कहते हैं, कम डिस्टेंस में हमने फास्ट रन करना होता है। तो स्प्रिंटिंग में क्या होता है कि फ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं वो अपने नीज की, ताकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको डिक्रीज़ कर सकें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से डिक्रीज़ होगा, जब जो रेडियस है वो डिक्रीज़ होगा, रेडियस ऑफ क्योंकि यहाँ से पहले जब उन्होंने नी को बेंड नहीं किया हुआ, तो विद रिस्पेक्ट टू हिप एक्सिस मास डिस्ट्रीब्यूशन लेग में होगी, यानी लेग में ज़्यादा मास होगा, वेट लेग पे ज़्यादा पड़ रहा होगा। तो लेग से जो मास है, मास और जो एक्सिस है उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से आर ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, और जो इनर्शिया वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस, तो मुश्किल होगी भागने में। लेकिन जब वो नी को बेंड कर लेंगे, नी को जब उन्होंने बेंड कर लिया, तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो छोटा हो गया, यानी जो रेडियस था अब हिप से लेके जो मास है वो यहाँ तक है, यहाँ
हिप जॉइंट से लेके हिप्स तक, थाइस तक, यहाँ तक मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी आर कम हो गया, रेडियस कम हो गया, तो जिसकी वजह से रेडियस कम होने की वजह से इनर्शिया कम हो गया, और इनर्शिया कम होगा तो इजी होगा मूवमेंट को स्टार्ट करने में, स्प्रिंटिंग यानी भागने में जो है वो आसानी होगी उनको, रनर्स को। यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि जो रेडियस है वो डिक्रीज़ की है, सेंटर ऑफ एक्सेस से जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिक्रीज़ की है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग गेट यानी सिंपल वॉकिंग में भी यही होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्जली डिपेंड करते हैं नी के एंगल पे। अगर हमने नी को बेंड किया हुआ है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेडियस है वो कम होगा, जिसकी वजह से इनर्शिया कम होगा और हमें आसानी होगी वॉक करने में। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक एडवांटेज। एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब है हमारी बॉडी की मेजरमेंट, ऐसी बॉडी की मेजरमेंट जो कि हमें एडवांटेज दे। तो कुछ रनर्स होते हैं उनकी लेग मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, यानी उनकी जो लेग्स होती हैं वो पतली होती हैं, लीन होती हैं एज़ कम्पेयर टू हिप्स। तो उनकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हिप्स में ज़्यादा होती है, और हिप्स जो है वो क्लोज़र टू द हिप जॉइंट होते हैं क्योंकि वो क्लोज़र टू द एक्सिस होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है उनका रेडियस डिक्रीज़ कर जाता है और जो इनर्शिया है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे ये जो है वो इनको, जो इनकी लेग मॉर्फोलॉजी है उनको एडवांटेज मिलता है कि उनको मूवमेंट को स्टार्ट करने में इजी होता है क्योंकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द हिप जॉइंट कम हो जाता है, शॉर्टर डिस्टेंस हो जाता है मास का विद रिस्पेक्ट टू हिप जॉइंट, आर रेडियस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनर्शिया कम होता है और ईजिली स्टार्ट कर लेते हैं वो मूवमेंट को। नेक्स्ट है गुल्फ स्टिक्स। गुल्फ स्टिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हर जगह यही कॉन्सेप्ट लगता है कि रेडियस डिक्रीज़ करते हैं वो ताकि इनर्शिया डिक्रीज़ करे। और इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देंगे, किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने में या स्टॉप करने में हमें कम एनर्जी लगेगी और आसानी से वो मूवमेंट हो जाएगी। तो डिफरेंट गोल्फ स्टिक्स होती हैं, हेड एंड बॉटम वेटेड, पेरीमीटर वेटेड, टू एंड बॉटम वेटेड। ये डिफरेंट जो है वो स्टाइल की जो है वो हमारे पास वुल्फ स्टिक्स होती हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसका जो रेडियस है वो कम करते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से इनर्शिया जो है वो कम हो जाता है, और इनर्शिया कम होता है तो ईजिली यूज़ हो जाती हैं ये। सबसे ज़्यादा बेस्ट पेरीमीटर वेटेड होती है, और फिर सेकंड बेस्ट जो है वो बॉटम वेटेड, टू एंड बॉटम वेटेड होती है फॉर इसेंट्रिक मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हम बॉडी में किस तरह डिटरमाइन करेंगे, डिफरेंट शेप्स का किस तरह इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसी बॉडीज़ का जिनकी रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप होती है और डायमेंशन होती है, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इनकी जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं और डायमेंशन हमें पता होती है, जिसकी वजह से हम फार्मूले में पुट करके डायरेक्ट इनर्शिया निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। लेकिन बॉडी के लिए ये इम्प्रैक्टिकल है ये फार्मूले में अप्लाई करके निकालना, क्योंकि जो बॉडी की कंपोजिशन होती है वो इरेगुलर होती है। हमारा जो बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो हेट्रोजीनियस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों का मास होता है। किसी में जो है वो बोन मास ज़्यादा होता है, किसी में जो है मसल मास ज़्यादा होता है, किसी में जो है वो हमारे पास जो फैट है वो ज़्यादा होता है। तो जो बॉडी की शेप होती है वो इरेगुलर होती है, तो हम उसको फार्मूले में पुट करके नहीं निकाल सकते इनर्शिया। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स करके, मैथमेटिकल मॉडल्स यानी मॉडल्स पे स्टडी करके, कैडावर स्टडी यानी डेड बॉडीज़ की मेजरमेंट लेके, फोटोग्रामेट्रिक मेथड्स के थ्रू जो है वो हम मेजर करते हैं कि इनर्शिया किस तरह निकालें। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं बॉडी में इनर्शिया फाइंडिंग के। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया कि बॉडी को जो है ना वो मॉडल कर दिया कि वो शेप से मिलके बनी है, ताकि वो जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सके। क्योंकि हमें शेप्स की तो पता है कि हर शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, तो बॉडी की पूरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उन्होंने बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया शेप से, और फिर निकालने की कोशिश की कि बॉडी का जो इनर्शिया है वो कितना आता है। जब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि के स्क्वायर यानी जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन कितनी दूर है, कितना रेडियस है, उसको हम जब फाइंड कर लेते हैं बॉडी में, तो फिर हम उसको अप्लाई करके फार्मूले में निकाल सकते हैं। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि जो एक्सिस है, जहाँ पे बॉडी रोटेट करी है, वहाँ से लेके जहाँ तक मास है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम खड़े हुए हैं या मूव कर रहे हैं तो जो वेट होगा वो हमारी लेग्स में होगा,
और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, हमारी लेग्स का हिप जॉइंट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जहाँ तक मास है उसका डिस्टेंस जो है वो उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन यानी के। तो डेफिनेशन देख लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस से मास का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है के। जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, रेडियस ऑफ रोटेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन ये डिफरेंट चीज़ें हैं। रेडियस ऑफ रोटेशन का मतलब है जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से मास डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टेंस, जबकि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो होता है बॉडी के एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि यहाँ पे हम के का स्केयर लेते हैं तो इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा होता है बनिस्बत रेडियस ऑफ रोटेशन से, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमने जो है वो पीछे तीन चीज़ों की बात की थी कि जो इनर्शिया है वो उसको चेंज करने के लिए हम मास चेंज कर सकते हैं। हम जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो रेडियस होता है मास का एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको चेंज कर सकते हैं, या हमने तीसरी चीज़ बात की थी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी में भी ऐसे ही होता है, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट निकल रहा होता है। जैसे जब हम प्रोनेशन सुपिनेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सिस होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है के वो करीब है, तो इसलिए क्योंकि के छोटा है इनर्शिया कम लगेगा, तो इसलिए जो है हमें ये मूवमेंट करने में आसानी होगी। जबकि अगर हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात करें तो उसमें जो एक्सिस होता है वो होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, जो यहाँ से पास कर रहा होता है बॉडी का ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू जब मूवमेंट होगी तो के ज़्यादा लंबा है, मास का और एक्सिस का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमें इनर्शिया ज़्यादा फेस करना पड़ेगा और जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये कंपैरेटिवली प्रोनेशन सुपिनेशन ईजी होते हैं बनिस्बत फ्लेक्शन एक्सटेंशन से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारी बॉडी में 3 प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, एक सजाइटल एक्सिस, एक फ्रंटल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। इनके डिफरेंट नाम भी हैं। वर्टिकल एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं, फ्रंटल एक्सिस को ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल या मीडियोलैटरल एक्सिस भी कहते हैं, और सजाइटल को जो है वो हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं। तो ये जो 3 बॉडी के एक्सिस हैं, मेन प्रिंसिपल एक्सिस हैं, जब बॉडी रोटेट करती है इन 3 एक्सिस पे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब बॉडी की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 बॉडी की जो है वो पोजीशंस को देखें, इस पोजीशन को हम कहते हैं टक पोजीशन, जिसमें जो हमारी लेग्स होती हैं वो बिल्कुल हमारी चेस्ट के करीब होती है, नीज़ बेंड होती हैं बिल्कुल, तो इस क्लोज्ड पोजीशन को हम कहते हैं टक पोजीशन। जबकि पाइक पोजीशन ये होती है कि हमारी बॉडी थोड़ी सी जो है वो इस तरह से लेग्स फ्लेक्स्ड होती हैं, मतलब लेग्स हिप जॉइंट पे फ्लेक्स हुई होती हैं, और ये होती है लेआउट पोजीशन जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो पाइक पोजीशन में क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन स्मॉल है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है मास का वो कम है, तो इनर्शिया यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे इनर्शिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और लेआउट पोजीशन में क्योंकि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो बहुत लंबा होगा, एक्सिस का मास डिस्ट्रीब्यूशन तक जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो डिफरेंट बॉडी की पोजीशंस चेंज करने से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो टक पोजीशन जो है उसमें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है, पाइक पोजीशन में उससे ज़्यादा, और लेआउट पोजीशन में उससे ज़्यादा। इनका हम डिस्कस जो है वो टक पोजीशन और लेआउट पोजीशन का आगे भी करेंगे। तो ये याद कर लें कि टक पोजीशन क्लोज पोजीशन होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है, जबकि जो लेआउट पोजीशन होती है उसमें जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा लग रहा होता है क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें चाइल्ड को अडल्ट से, तो चाइल्ड का जो साइज़ है वो छोटा होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा होगा तो इनर्शिया कम लग रहा होगा। जबकि अडल्ट है तो अडल्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अडल्ट में ज़्यादा लग रहा होता है। चाइल्ड से जब अडल्ट बनते हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसी तरह स्मॉलर जिमनास्ट जो होते हैं उनको एडवांटेज होता है कि वो जो है वो मतलब अपनी स्किल्स अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि जब वो स्मॉल होंगे, उनका साइज़ स्मॉल होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन स्मॉल होगा, इनर्शिया कम लगेगा, तो मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, मोशन को स्टार्ट करने के लिए उनको फोर्स कम लगेगी और अच्छी जो है वो फोर्स प्रोड्यूस करके वो रोटेशन कर सकेंगे। लेकिन जो लार्जर जिमनास्ट होते हैं उनको ऐसा नहीं है कि कोई डिसएडवांटेज हो, बल्कि वो जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं।
एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।